वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूँ डिम्पल और मैं आई हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 6वें तक हल किया था और आज के वीडियो में हम प्रश्न 7 से प्रश्न 11 तक डिस्कस करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 7वां क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य आता है। हमको पहले ही बोल दिया गया है कि शेषफल क्या है, शून्य आएगा। इसको हमको सिद्ध करना है और कहाँ क्या है, कैसे सिद्ध करना है? भाग करने पर, है ना। भाग करके हम इसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए प्रश्न हमने लिख दिया है। 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 9 को किससे हमको भाग देना है? x ऋण 1 से भाग देना है। अब देखिएगा कि हम कैसे भाग दें। बहुत इसमें कन्फ्यूज़न होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें प्लस और माइनस का होता है। धन और ऋण चिन्ह का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है x, यहाँ हमको शुरू में देखना है। यहाँ शुरू में क्या लिखा है? इस प्रश्न में x लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4x की घात 3। यहाँ क्या लिखा है? 4x की घात 3। मतलब हमको क्या करना है? x में हम क्या का गुणा करेंगे कि हमको 4x की घात 3 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये लिखा हुआ है x, ठीक। अब x में हम ऐसा क्या गुणा करें, कि हमको क्या मिले? 4x की घात 3 मिले, 4x की घात 3 मिले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ x है। क्या है हमारे पास? x है। हमको क्या लाना है? 4x की घात 3 लाना है। तो सबसे पहले 4 हम यहाँ लिखते हैं, 4 तो यहाँ है ही नहीं, तो पहले 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? x की घात 3 आना चाहिए, लेकिन एक x हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमको कितने x की और ज़रूरत है? x की घात 2 की ज़रूरत है हमको। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? x की घात 2। अब देखिए x की घात 2 हमने लिख दिया। अब देखिएगा, अब x में 4x की घात 2 को गुणा करने पर कितना आएगा? 4x की घात 3 आएगा। मतलब हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या आएगा? 4x की घात 2 का गुणा करना है। यही 4x की घात 2 मैंने लिख दिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 4x की घात 2 लिख दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? यही 4x की घात 2 का गुणा, पहले किससे होगा? इस x से होगा। उसके बाद यही 4x की घात 2 का गुणा किससे होगा? ऋण 1 से। देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ 1 से नहीं, उसके चिन्ह के साथ लेके चलना है हमको। किससे होगा? ऋण 1 से होगा। अब देखिए गुणा होता है इसका, तो कैसे हो रहा है मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया कि क्या आएगा? 4x की घात 3 आना है, ये हमको पता चल गया है। अब देखते हैं, 4x की घात 2 को पहले x से गुणा करें तो क्या आया? 4x की घात 3 आया। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह बदलता है। देखिए यहाँ पे धन है, यहाँ पे भी धन है, तो यहाँ पे धन आया, ठीक है। अब देखिएगा 4x की घात 2 को ऋण 1 से अगर हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? धन का चिन्ह है। और यहाँ पे क्या? ऋण है। तो धन और ऋण क्या होता है? ऋण, इसलिए यहाँ पे क्या आया? ऋण आया। अब 4x की घात 2 का 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 4x की घात 2 किसी भी संख्या का अगर 1 से गुणा होता है तो उतना ही आता है ना। तो 4x की घात 2 का 1 से गुणा होता है, कितना है? 4x की घात 2 आया। अब यहाँ पे देखिए भाग में एक चीज़ और होता है कि इसमें चिन्ह बदल जाता है। पहले तो हम यहाँ पे पूरा हल कर लिए, गुणा कर लिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? चिन्ह को देखना है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कौन सा चिन्ह है स्टूडेंट्स? धन है। तो यहाँ पे धन है तो उसका उल्टा हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो धन है तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे इसको? अब ये ऋण हो जाएगा। और अगर ये ऋण है तो ये क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। अब ये जो इसका चिन्ह था ऊपर वाला, उससे हमको मतलब नहीं। अब हमको क्या सोचना है? 4x की घात किस में है? ऋण में है। और ये 4x की घात 2 किस में है? धन में है। अब ये देखिए एक धन एक ऋण सेम है दोनों ना, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी धन है, ये भी धन। मैंने पहले आपको बताया है कि ये चिन्ह को हमको नहीं देखना है, हमको ये वाले चिन्ह को देखना है। तो धन और धन कितना हो गया? धन, और 4 और 3 हो गया 7, और x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 2 दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? x की घात 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो क्या बड़ा है? 4 बड़ा है। और बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे भी क्या रहेगा? धन का चिन्ह होगा। यहाँ पे ऋण हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद ये जो 2x है, जो ये धन 2x, ये यहाँ पे क्या आएगा? नीचे आ जाएगा धन 2x। तो यहाँ पे भी क्या है? धन 2x। अब हमारे पास फिर से नया प्रश्न क्या बन गया? ये मैं मिटा देती हूँ इसको। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला हम प्रश्न हमारे पास क्या है?
7x की घात 2 धन 2x। हमारे पास अगला प्रश्न अब क्या आ गया, 7x की घात 2 धन 2x। अब हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x ऋण x। सेम वही काम करना है हमको, 7x की घात 2 और ये क्या है, x है। मतलब हमको यहाँ पे क्या देखना है स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे ये देखना है कि x में सेम वही चीज जो मैं पहले आपको बताई थी, x में हम क्या का गुणा करें कि हमको क्या मिले, 7x की घात 2 मिले। तो सबसे पहले ये देखना है कि x के साथ में क्या क्या है, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे तो कहीं हमको 7 नहीं दिख रहा है ना, हमको तो ये चाहिए। तो सबसे पहले हमको बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे क्या लिख देना है, 7 लिख देना है। अब यहाँ पे क्या है, x की घात 2, यहाँ पे x कितने बार में है, 2 बार आ रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ x कितना है, कुछ नहीं, मतलब घात 1 है, 1 बार है। तो यहाँ पे हमको 1 बार और चाहिए, तभी तो यहाँ घात 2 लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या आया, 7x। और यही 7x का गुणा क्या करना है हमको, एक बार इससे और एक बार इससे करना है। अब देखो चिन्ह का चिन्ह, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा आपको कि यहाँ पे मैं धन लगाऊं कि ऋण लगाऊं। तो वो स्टूडेंट्स वो कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ से पता चलेगा। ये दोनों से धन और धन था, इसलिए यहाँ पे क्या आया, धन है, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह, तो यहाँ धन है, यहाँ पे यहाँ धन है, इसलिए हम यहाँ पे भी धन लगाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये 7x का इस 7x का गुणा पहले इस x से होगा, उसके बाद यही 7x का गुणा ऋण 1 से। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, सिर्फ एक नहीं ऋण 1। 7x का गुणा किससे होगा, ऋण 1 से होगा। तो चलते हैं, गुणा करते हैं। 7x का x से गुणा हुआ तो कितना आया, 7x की घात 2। अब चिन्ह को भी साथ में लेके चलना है, यहाँ तो लिखा हुआ है धन 7x, धन है, यहाँ पे भी धन है, तो धन और धन आ गया। अब 7x का किससे गुणा करना है हमको, ऋण 1 से करना है। तो धन और ऋण क्या हो जाता है, ऋण। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऋण। अब 9 का 1 से 7x का 1 से गुणा करना है तो ऋण 7x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे चिन्ह बदला है, तो वैसे यहाँ पे भी चिन्ह बदलेगा। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ये धन का चिन्ह है, तो वो यहाँ आगे क्या हुआ, बदला तो ऋण चिन्ह हो गया। ये ऋण चिन्ह तो बदल के क्या हो जाएगा, वो उसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक धन एक ऋण, दोनों सेम सेम है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए धन और धन, धन कितना होता है, धन होता है। तो 7x धन 2x कितना हो जाएगा, 9x। अब देखिए फिर चिन्ह का, अब 7 बड़ा है कि 2 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है। तो हमने अब क्या करा, बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वो यहाँ लगेगा। तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगा है, धन चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, 9x आया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में हमारा ये ऋण 9 है, तो ये ऋण 9 हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा फिर नया प्रश्न क्या बन गया, हमारा नया प्रश्न अब ये बन गया, 9x ऋण 9 में हमको किसका भाग देना है, x ऋण 1 का भाग देना है। तो सेम यही वाला प्रोसेस फिर से करेंगे हम। तो अब हमको क्या करना है, x में हम क्या का गुणा करेंगे, x में हम क्या का गुणा करेंगे कि हमको क्या मिले, 9x मिले। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, फिर मैं एक बार और बताती हूँ आपको। अब हमको क्या करना है, x में हम ऐसा क्या का गुणा करें कि हमको क्या मिले, 9x। ये तो और इजी है, देखिए x हमारे पास ऑलरेडी है, x की घात 1 है, यहाँ पे भी x की घात 1 है, मतलब यहाँ पे हमको x लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे x है। तो सिर्फ क्या नहीं है, यहाँ पे 9 नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ क्या लिखूंगी, 9 में x को गुणा करने पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 9x आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 9 लिखा है। अब यही 9 का गुणा क्या होगा, सेम वही पहले जैसा प्रोसेस, एक बार x से होगा, फिर यही 9 का गुणा ऋण 1 से होगा। किससे होगा, उसके चिन्ह के साथ, ऋण 1 से होगा। तो आप क्या करेंगे, 9 का x से गुणा 9x, 9 का ऋण 1 से गुणा कितना आएगा, ऋण 9 आया। अब हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलेंगे सेम, इसके जैसे धन है तो ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा स्टूडेंट, ऋण, और ये ऋण है तो हो जाएगा धन। अब ये देखिए एक धन एक ऋण कैंसिल हो गया, 0 आया। और यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे 0 मैं लिख देती हूँ। और यहाँ पे भी क्या हुआ, एक ऋण और ये एक धन, दोनों ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो शेषफल हमारा क्या आ गया, 0। लास्ट में हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, 0 बचा। तो अतः शेषफल बराबर 0, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सिद्ध हुआ। क्या लिखना है हमको, सिद्ध हुआ। तो बस यही तरीका है इसको हल करने का, और मैंने कोशिश करा है कि आपको सरल से सरल तरीके से मैं इसको समझा सकूं। और ये वाला तरीका बहुत अच्छा है कि ये गुणा करके देखने वाला, कि इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। डायरेक्ट करोगे, बाकी आप सीख जाएंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं,
और आपको नहीं समझ आया तो ये सबसे अच्छा तरीका है फिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न 7वां तो हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं प्रश्न 8वें की तरफ। प्रश्न 8वां क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? वर्ग समीकरण 9x की घात 2 ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो हल हमने यहाँ पे लिख दिया है। हाँ कि देखिए दिया है हमें, क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है वर्ग समीकरण। क्या दिया है? वर्ग समीकरण। क्या प्रश्न है हमारा? 9x की घात 2 ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0। अब देखिए इसको कैसे हल करना है, इसका भी मैं आपको एक इजी तरीका मैं बताती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको यहाँ का शुरू वाला देखना है और ये लास्ट वाला देखना है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट? शुरू में क्या दिख रहा है? 9। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा है? 2। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों का सबसे पहले गुणा कर देना है, 9 और 2 का। किसका किसका गुणा हो रहा है यहाँ पे? 9 और 2 का। किसका गुणा हो रहा है? 9 और 2 का। तो कितना आएगा? 9 दूनी 18। कितना आया? 18। ठीक है, कितना आया हमारा? 18 आया। अब हमको क्या करना है? ये जो ऋण 3x उसके चिन्ह के साथ उसको लेके चलना है कि कितना आ रहा है? ऋण 3x आ रहा है। अब हमको ये देखना है कि सबसे पहले तो 18 आ गया। अब कोई भी हमको कोई दो संख्या लेनी है और वो कोई दो संख्या को गुणा करने पे कि क्या आना चाहिए? गुणा करने पे 18 आना चाहिए और या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे क्या आना चाहिए हमारा? क्या आना चाहिए? ऋण 3 आना चाहिए। तो कोई भी दो अंक हमको सोचना है। तो 18 कैसे आएगा? तो मैंने क्या लिया हुआ है? 6x लिया हुआ है और 3x लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे गुणा करके आप देखिएगा 6 3 कितना होता है? 18। अगर हम 6 को 3 से गुणा कर रहे हैं, उतना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा ना यहाँ पे। अब देखिएगा, अब सबसे पहले अब चिन्ह का दिक्कत होगा कि कैसे करेंगे, धन आएगा ऋण आएगा, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। 6 3 18 तो हो गया। जैसे मान लीजिए हम इसको ऋण कर देते हैं ना, सबसे पहले आप क्या लिख दीजिएगा? दोनों को ऋण ऋण 9x की घात 2। अब हमको ये पता चला 6 और 3 वो दो संख्याएं क्या क्या होंगी? वो दो संख्याएं एक 6 होंगी और एक क्या होंगी? 3 होगी। कि 6 तिया 18 होगा और 6 में से 3 को क्या करना है? कम करना है। 6 में से 3 कम होगा तब तो 3 बचेगा ना। 6 में से 3 अगर जुड़ जाएगा तब तो 9 हो जाएगा। तो हमको 9 तो चाहिए ही नहीं, हमको क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो 6 में से 3 हमको क्या करना है? कम करना है। तब हम अब क्या करेंगे? अब दोनों ऋण ऋण, अगर ऋण ऋण रहेगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है? कम करना है। तो हम क्या करेंगे? एक चिन्ह, दोनों में से कोई भी एक चिन्ह क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए। तो धन और ऋण क्या होता है? ऋण। तो अब ये तो पता चल गया कि एक धन चिन्ह होगा और एक ऋण चिन्ह होगा। लेकिन अब ये कैसे पता करेंगे कि 6 धन या ऋण होगा कि 3 धन या ऋण होगा? मतलब दोनों में से कौन एक धन होगा और कौन एक ऋण होगा? तो वो कैसे पता चलेगा आपको? कुछ नहीं, एकदम इजी है। आपको बस सिर्फ प्रश्न को देखना है कि प्रश्न जो बीच का जो 3x है वो किस में है? वो ऋण में है। मतलब इन दोनों में जो बड़ा होगा वो किस में होगा? ऋण में। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है तो वो ऋण में होगा। तो 3 ऑलरेडी किस में आ जाएगा? धन में आ जाएगा। तो ऐसे इसको हल करना है। अब यहाँ पे देखिए पेयर बना लेना। एक तो ये दोनों को हमको उभयनिष्ठ लेना है, कॉमन लेना है ना। क्या करने पर? कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखिएगा इन दोनों में हमको कैसे कॉमन लेना है। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? ये 9 को देखेंगे। किसको देखना है हमको? ये वाले 9 को देखना है। और किसको देखना है? ये 6 को देखना है। सबसे पहले तो ये 6 और 9 को हमको ये सोचना है कि ये कौन से पहाड़ी में आता है। तो 6 और 9 कौन से पहाड़ी में आता है? 3 के पहाड़ी में आता है। और साथ में x और x, देखिए यहाँ पे x की घात कितना है? 1 है। x की घात कितना है? यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे क्या है? x की घात 2 है। तो हमको छोटा ही छोटा लेना है ना। तो x की घात 1 है तो हमने सिर्फ क्या लिया है? x की घात 1, मतलब x को क्या कर रहा है? बाहर निकाले, क्योंकि दोनों में सेम सेम था। तो 3x बाहर निकल गया। तो अब देखिए अंदर में क्या बचा? इसमें से 3 कम हुआ तो देखिए 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 आएगा। और जो चिन्ह है वो चिन्ह वैसे लिख देना है। ऋण है तो यहाँ पे क्या लिखना है? हमको ऋण लिखना है। अब देखिएगा 3, अभी 3 को किससे गुणा करते हैं तो 6 आता है। 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 आता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? 2 लिख दिया। और x तो साथ में है ही, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे भी क्या कॉमन लेना है? यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो उसको हमको क्या लिखना है? एज इट इज लिख देना है। अब इसको किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे तभी तो उतना ही आएगा। यहाँ पे ये x वाला है और यहाँ पे x नहीं है तो उसको वैसे लिख देंगे। लेकिन अधिकतर क्या होता है, जो दो ब्रैकेट बना हुआ है, जो दो कोष्टक बना हुआ है, हमेशा ये दोनों क्या होता है? सेम सेम ही आता है। ये ऐसे ही होता है कि ये दोनों क्या होता है? एकदम सेम रहता है, ये और ये।
तो ये दोनों तो सेम सेम है, इसलिए हमने ये दोनों के बदले हमने क्या लिख दिया है, एक बार लिख दिया है 3x ऋण 2। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास बचा है ये 3x और हमारे पास और क्या बचा है, ये धन 1, ये बचा हुआ है हमारे पास। तो अब इसको लिख देंगे 3x धन 1, उसके चिन्ह के साथ लिखना है धन 1, तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख दिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम अलग अलग बराबर 0 करके ले लेते हैं। 3x ऋण 2 बराबर 0, यहाँ पे भी 3x धन 1 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x ये जो ऋण 2 था बराबर के दूसरे साइड में आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, धन 2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, x जो 3 के साथ किस में है, गुणा में है, तो वो पक्षांतर होता है, अपना जगह चेंज करता है, तो वो अपने पलट जाता है। अगर वो धन है तो ऋण होगा, वो गुणा है तो भाग होगा, भाग है तो गुणा होगा, लेकिन गुणा में है ना, इसलिए वो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी 3x धन 1 है बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो धन 1 है बराबर के दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, ये 3 जो है x के साथ गुणा में है, तो पक्षांतर करने पर दूसरे अपने जगह से दूसरे जगह में जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, तो वो जो गुणा में है वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये ऋण 1 बटे में 3, इसका 2 मान आया वर्ग समीकरण के। x बराबर क्या आया, 2/3 और x बराबर क्या आया, ऋण 1/3। तो ये इसका क्या है, हल। तो आपको बस ऐसे ही आपको समझना है, इजी तरीके से आपको समझना ही है सारा। और जो पहला तो ये भाग वाला था, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, और दूसरा है वर्ग समीकरण, तो मैंने प्रयास करा है कि मैं आपको सरल से सरल तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। प्रश्न 9 क्या दिया हुआ है हमको, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है कि सबसे पहले 2-3 चीज़ें हमें देखनी है कि 3 क्रमागत होनी चाहिए संख्याएं, और वो संख्याएं क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, सम संख्याओं का योग, और क्या होना चाहिए, उनका योग होना चाहिए। 3 क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए जो सम में होनी चाहिए और उनका योग होना चाहिए। तो उनका योग करते हैं तो वो किसका गुणज हो जाता है, वो 6 का गुणज हो जाता है। ये हमको सिद्ध करना है, तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। माना कि, हमने क्या माना, 3 क्रमागत सम संख्याएं, वो हमारी जो सम संख्याएं, देखो सम संख्या मतलब क्या होता है, 2, 4, 6, 8, ये सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, ये सारी क्या होती है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे सम संख्या, इसलिए यहाँ पे क्या है, 2 का हमने यूज किया हुआ है, ये देखो। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 3 क्रमागत सम संख्याएं क्या क्या है। पहली क्रमागत हमारी संख्या जो है वो क्या है, 2n ऋण 2, क्या है यहाँ पे, 2n ऋण 2, फिर 2n, उसके बाद क्या है, 2n धन 2। ये देखिए, एक बार ये ऋण वाला है, एक बार धन वाला है, और एक के साथ में सिर्फ 2n है। तो यहाँ पे हमको कैसे क्रमागत लेना है, 2n ऋण 2, फिर 2n, उसके बाद क्या है, 2n धन 2। तो हमारी 3 क्रमागत संख्याएं हो गई है। अब हमको क्या बोला है, जहाँ जहाँ क्या है, n बिलोंग्स टू n, मतलब स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब ये जो n है, ये जो बड़ा n है, ये बड़ा n हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। क्या है ये हमारा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो क्या है, वो क्या है, अनंत तक है। तो ये हमारी क्या है, ये n क्या है, प्राकृत संख्या है। और ये जो स्मॉल n है, कैपिटल n आपको समझ में आ गया, कैपिटल n क्या है, हमारी प्राकृत संख्या है, कैपिटल n। और जो स्मॉल n है यहाँ पे, ये वाला जो n है स्मॉल n, ये स्मॉल n क्या है, इस ग्रुप का मेंबर है। तो इसमें से n हम कुछ संख्याएं जो है वो लेंगे, वो किसको बिलोंग करता है, ये किसको बिलोंग करता है, ये प्राकृत संख्या को बिलोंग करता है। अब माना कि, अब हम देखते हैं, जैसे हमको प्रश्न में बोला है, क्या बोला हमको प्रश्न करने, योग करने, क्या बोला है, योग करने। तो कुछ नहीं, जो हमने 3 जो क्रमागत सम संख्या है जो हमने माना हुआ है, उनका हमको क्या करना है, योग करना है। ये देखिए, तो हमने क्या करा है, योग करा है, 2n ऋण 2 धन 2n धन 2n धन 2। ये देखिए, ये वाला को मैंने ब्रैकेट जो ऋण में है उसको यहाँ लिया हुआ है, ये 2n है, फिर धन करके 2n धन 2। अभी देखिए, हमने कोष्टक को क्या कर दिया, हटा दिया। एक बार कोष्टक के साथ मैंने लिखा हुआ है और एक बार कोष्टक मैंने हटा दिया है। तो 2n ऋण 2 धन 2n धन 2n धन 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2n है, यहाँ पे भी क्या है, 2n है, यहाँ पे भी क्या है, 2n है, यहाँ पे क्या है, 2 है जो बिना n वाला है, यहाँ पे भी जो 2 है वो बिना n वाला है, और ये क्या है, ऋण में है, और ये क्या है, धन में। एक धन एक ऋण क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, p बराबर मेरे को क्या मिला,
2n धन 2n कितना हुआ 4n, 4 में n में से 2n और हम जोड़ेंगे, 4n में 2n और जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। तो कितना आ गया टोटल कितना आया 6n आया। तो अब 6n इसके साथ किसमें है ये गुणा में है ना, मतलब 6n क्या है p का क्या हो जाएगा गुणज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे p जो है वो 6 का गुणज है, जहाँ क्या है स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है ये आंसर है। अब देखिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, प्रश्न 10वां हमें क्या बोला है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। कितना है 88 सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तब या तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको बेलन के आधार की परिधि हमको दिया हुआ है और हमको क्या दिया है बेलन की ऊंचाई। सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया है वो हम देखते हैं, उसके बाद क्या क्या हमको निकालना है वो हम देखेंगे। तो पहले हमको क्या बोला आधार की परिधि हमको दिया है और हमको ऊंचाई दिया, हमको क्या निकालना है आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हमको क्या है समझना दिया है, क्या दिया है हमको बेलन की ऊंचाई जो है हमको h से हम जिसको दर्शाते हैं वो क्या है 10 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है बेलन के आधार की परिधि हमको कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। अब ये सूत्र होता है स्टूडेंट्स बेलन के आधार की परिधि बराबर 2 पाई r, ये हम बोल सकते हैं। और हमेशा पाई का मान कितना रहता है 22/7, ये हमको याद रखना है। पाई का मान जो है वो हमेशा कितना रहता है 22/7 रहता है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं है तो कर लीजिएगा। अब ये देखिए पाई का मान 22/7। अब देखिए ये हम फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, और फॉर्मूला उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो भी दिक्कत है। तो आपको क्या करना है फॉर्मूला याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पाई r है, तो ये आधार की परिधि हमको कितना बोला प्रश्न में 88 सेंटीमीटर बोला है, तो हमने क्या लिख दिया है 88 लिख दिया है। अब ये देखो 2 और ये पाई है और ये r, ये तीनों एक दूसरे के साथ गुणा में है ना, यहाँ कुछ नहीं है ना धन का चिन्ह ना ऋण का चिन्ह, मतलब क्या है ये गुणा में है, एक दूसरे के साथ क्या है गुणा में, 2 गुणा पाई गुणा r। अब पाई और r का मान यहाँ पे रखना है हमको, लेकिन देखिए r का मान आपको यहाँ कहीं दिख रहा है, यहाँ कहीं त्रिज्या नहीं, हमको कहीं r का मान नहीं दिखा है, हमको सिर्फ ऊंचाई दिया है और परिधि दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे r का मान निकालेंगे। तो देखिए 2 गुणा पाई का मान हमने रख दिया 22/7 गुणा r बराबर कितना आया 88 है। अब यहाँ पे देखिएगा जिसका मान हमको निकालना रहता है वो हमेशा क्या रहता है बराबर के दूसरे साइड पर अकेला रहता है ना, जिसका मान हमको निकालना है। तो r के साथ में क्या है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 22/7 है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ जो 7 जो है वो किस में है यहाँ पे हर में है, मतलब भाग में है, तो वो इधर आके क्या हो जाएगा जस्ट दूसरी तरफ जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो क्या हो जाता है पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर वो गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, धन है तो ऋण और ऋण है तो धन। तो यहाँ पे 7 किस में है भाग में है, तो भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा गुणा। देखिए मैंने इसको ऊपर में गुणा में लिख दिया, जो नीचे था वो। अब यहाँ पे 2 गुणा 22 जो है वो दोनों अंश में दिख रहा है, 2 गुणा 22 जो है वो, तो ये दोनों कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा r बराबर 88 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 22। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमको 22 और 88, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो सीधा हम क्या 11 का पहाड़ा ले सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। लेकिन मैं आपको और सरल तरीके से, जिससे आपको और अच्छे से इजी समझ में आए, डायरेक्ट आपको ना करके एकदम धीरे धीरे सरल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे यहाँ पे अब 22 लिखा हुआ है, मतलब 2 और 2, यहाँ पे भी 2 और 8 ऐसा समझिए। तो हम क्या कर सकते हैं छोटे से शुरुआत करते हैं, 2 से शुरुआत करते हैं। तो 2 से हम लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 का पहाड़ा आपने लिया, तो 2 का पहाड़ा कितना 2 एकम 2, यहाँ पे भी क्या है 2 एकम 2। अब 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है 4 बार में, तो 2 चौक 8, यहाँ पे भी 2 चौक 8, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 11 और ये क्या हो गया 44। अब इसके आगे हम 11 का पहाड़ा लेंगे, ये इजी तरीका हो गया। अब क्या हो सकता है, अब तो और कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो 11 में भी आए, मतलब कि जैसे कोई 2 का पहाड़ा है, कोई 3 का पहाड़ा है जिसमें 11 भी है और 44 भी, ऐसा नहीं है कोई भी। तो अब हम क्या कर सकते हैं 11 के पहाड़े से ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अब 11 एकम 11, 11 चौक 44, ठीक है ये हुआ। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2 बचा नीचे और ऊपर में क्या बचा 4। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और साफ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो एक में ही।
तो देखिए यहाँ ऊपर में यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 4 और यहाँ क्या बचा है 2 बचा है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको फिर से काट सकते हैं ना, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आया था 2 बार में, 2 दूनी 4, तो कितना बचा है 2, नीचे में बटे में 1 है तो उसका कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे 2 और हमारा ये 7 बचा हुआ है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था। तो कितना आया हमारा 2 आया था वो। अब ये क्या करेंगे, ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बचा, ये 2 का किससे गुणा हो रहा है 7 से। तो यहाँ पे अब ऐसा करके 2 गुणा 7 यही बचा ना हमारे पास, 2 गुणा 7। तो ये 7 दूनी कितना हुआ, 2 गुणा 7, तो 7 दूनी कितना हुआ 14 हुआ, तो 14 सेंटीमीटर। तो आर का मान हमारा कितना निकला है स्टूडेंट्स, आर का मान निकला है हमारा 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास त्रिज्या हो गई, आर क्या है, आर है त्रिज्या। आर यहाँ पे क्या है, मैं लिख देती हूँ, आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे है त्रिज्या। आर यहाँ पे त्रिज्या है। अब ये देखिए ये किसका मैंने आकृति बनाया हुआ है, बेलन का। किसका आकृति है ये, बेलन का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेलन का ये क्या है ऊंचाई, ऊंचाई को हम किससे दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं। हमारे पास ऊंचाई यहाँ पे कितना है 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे त्रिज्या हमको प्रश्न में दिया नहीं था, तो हमने त्रिज्या अभी निकाला हुआ है। परिधि, बेलन के आधार की परिधि की सहायता से हमने क्या निकाला है, त्रिज्या निकाला है। तो त्रिज्या कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ से ये वाला लाइन जाता है, ये है त्रिज्या। ये क्या है, ये त्रिज्या। लेकिन अगर हम ये पूरा एक लाइन अगर ऐसा ले तो क्या हो जाता है, ये पूरा लाइन क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है ये पूरा लाइन। और सिर्फ हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो ये हमारा त्रिज्या है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा त्रिज्या, और ये क्या है हमारा ऊंचाई है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कहीं भी प्रश्न में आपको आकृति बनाई है, चित्र बनाई है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आपको बेलन का चित्र भी बनाना है, उसकी आकृति बनाना है, वहाँ आपको त्रिज्या दर्शाना है, वहाँ आपको ऊंचाई दर्शाना है, कुछ ऐसा प्रश्न में नहीं बोला है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, लेकिन प्रश्न में अगर बोला नहीं भी गया है तो भी आप ज़रूर बनाइए। इससे और ज़्यादा आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और आप जो हल करे रहेंगे वो और अट्रैक्टिव भी दिखेगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, तो ये बहुत अच्छा दिखेगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अब ये देखिए, ये हमने अभी आधा प्रश्न हल किया है। यहाँ पे क्या लिखा था हमें, आधार की परिधि और ऊंचाई हो गया। अब हमको क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो हम अब क्या का सूत्र लिखेंगे, बेलन का आयतन का सूत्र लिखेंगे और उसमें हल करते हैं, ठीक। तो मैं इधर रब कर देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ मैं इधर। फॉर्मूला याद होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया है तो आप वैसे ही सब इधर सॉल्व हो जाए, वो याद कर सकते हैं फॉर्मूला। अब देखिए इसके आगे हम हल करते हैं। अरे यहाँ पे मेरा बेलन मिट गया है। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, बेलन के आधार की परिधि है। अब हमारा त्रिज्या हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो अब लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। बेलन का आयतन, आयतन, आयतन से क्या समझते हैं, कोई भी सामान है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है ना, जो जगह घेरता है, वो क्या कहलाता है, वही उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये भी आपको फॉर्मूला जो है वो याद करना पड़ेगा। देखिए अगर इसमें आप कंपेयर करेंगे तो उसमें आधार की जो परिधि है उसमें 2 पाई आर लिखा हुआ है, 2 पाई आर लिखा हुआ है उसमें, और इसमें क्या है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई इसमें भी है, पाई उसमें भी था, आर इसमें भी है, आर उसमें भी था। बस यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है एच, और यहाँ जो 2 जो सामने में था और वहाँ यहाँ 2 क्या हो गया है, घात लग गया है।
ऐसा अगर आप कंपेयर करके करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए बेलन के आधार की परिधि हो गया, बेलन का आयतन हो गया। अब यहाँ पे हमने मान रखना है, पाई का मान और आर का मान और एच का मान। तो चलिए मान रखते हैं। सबसे पहले पाई का मान कितना है हमारा, 22/7, और इन तीनों के बीच में गुणा है ना, तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देते हैं हम, गुणा आर। आर का मान कितना है हमारा, हमने कितना निकाला था आर का मान, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 14, यहाँ पे घात 2 है, वर्ग है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं घात 2 गुणा। अब ऊंचाई, ऊंचाई हमको प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो हम ऊंचाई लिख लिए 10। अब यहाँ पे देखिए 22/7 गुणा 14 की घात 2 है, मतलब 14 का 2 बार गुणा है ना, जो 2 बार लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं और आसान बनाने के लिए। अब देखिएगा ये सब गुणा में है और ये नीचे 7 भाग में, तो हम क्या करेंगे, 7 का पारा पढ़ते हैं, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 कितने बार में आया, 2 बार में। तो अब हमारे पास अब क्या बच गया, ये 22, ये 2, ये 14 और ये है 10। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ इसको गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 14 दूनी कितना होता है, 28 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक एक स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, चाहे तो डायरेक्ट एक साथ गुणा करके आप आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बता रही हूँ कि जिससे आपको गलती होने का जो चांस है वो कम रहेगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप अगर लिखेंगे तो फिर एक साथ गुणा करने बैठेंगे तो और लेट लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा उसको हल करते हैं और छोटे छोटे रूप में उसको हल करते हैं तो आपको गलती होने का जो गुंजाइश है वो कम रहेगा। तो 14 दूनी कितना हो गया, 28 हो गया, 10 का 10 हमने लिख दिया। अब 28 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28 को स्टूडेंट्स हम 10 से गुणा करेंगे तो 280 आएगा। अब 280 का हम 22 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 6107 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हमने क्या बोला था, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बेलन का आयतन कितना होगा, 6160 घन सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, बेलन का आयतन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बेलन का आयतन 6160 घन सेंटीमीटर है। तो ऐसा मैंने लिख दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बस कुछ नहीं बोला है, इसमें बस क्या बोला, आपको परिधि दिया है, ऊंचाई दिया है, त्रिज्या हमें निकालना था और यहाँ पे बोला है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने आधार की, बेलन के आधार की परिधि के सूत्र से पहले हमने त्रिज्या निकाला। अब उसके बाद हमारे पास त्रिज्या भी हो गया, ऊंचाई भी हो गया। अब हम उसकी सहायता से फिर हमने क्या निकाला है, बेलन का आयतन निकाला है, और उसके लिए हमको सूत्र याद होना चाहिए। और पाई का मान आपको नहीं भूलना है, 22 में पाई का मान 22/7 ही लिखना है, उल्टा भी नहीं लिखना है, 7/22 भी नहीं लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 22/7 लिखना है, 7/22 नहीं लिखना है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 में क्या बोला है हमको, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी जो गोलियां होंगी, वो कितनी गोलियां, 64 गोलियां, 64 गोलियों को पिघलाकर उनको पिघला दिया गया और क्या करा गया, एक बड़ा गोला बनाया गया छोटे छोटे गोलियों को मिलाकर। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला हमको, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, दिया है हमको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, r बराबर 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर क्या है, छोटे गोले का है ना।
2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियां जो छोटी छोटी हैं, तो उसका जो त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है, गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3। अब यहाँ पे आयतन, तो मैंने आयतन आपको बताया कि जो स्थान घेरता है उसे हम क्या, जो जितना जगह वो घेरता है ना, कोई भी अगर वस्तु है वो जितना जगह घेर रहा है तो उसका उसका कुछ ना कुछ आयतन ज़रूर होता है। जैसे कि एक विमीय आकृति, जैसे कि मैं क्या बोलूँगी, एक सरल रेखा, जैसे एक रेखा है तो ये कौन सा आकृति है, ये एक विमीय आकृति है। ये कौन सी आकृति है, एक विमीय आकृति है। और अगर मैं द्विविमीय आकृति की बात करूँ तो द्विविमीय आकृति क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज हो जाएगा, ये चतुर्भुज हो जाएगा, तो ये सारी आकृति क्या है, ये चलो त्रिभुज चतुर्भुज ले लेते हैं। ये एक विमीय आकृति है और ये क्या है, ये द्विविमीय आकृति है। लेकिन जो त्रिविमीय आकृति, जैसे कि मैं कोई गेंद का बात करूँ, एक कोई हम बॉल लेते हैं, जैसे ये पेन है तो ये 3D है, 3D है ना, त्रिविमीय आकृति है ये हमको अच्छे से दिख रहा है हमारे आंखों से। वैसे चारों तरफ ऊपर उल्टा पुल्टा सब तरफ करके मैं इसको देख सकती हूँ। तो ये क्या है, इसका भी आयतन कुछ ना कुछ इसका भी आयतन होगा। तो ये इसका भी आयतन नहीं होता और ये इसका भी आयतन नहीं होता, एक विमीय आकृति का भी नहीं होता और द्विविमीय आकृति का भी नहीं होता। किसका आयतन होता है, त्रिविमीय आकृति का होता है। तो गोले का आयतन, अब गोले का आयतन हम देखते हैं 4/3 पाई आर की घात 3। ये सूत्र है और आपको तो सूत्र याद करना पड़ेगा तभी आप हल कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रत्येक छोटे गोले का आयतन, हर एक छोटे गोले का, पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम डायरेक्ट 64 गोली का ना लेके हम पहले एक छोटे गोले का ले रहे हैं जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, सूत्र लिखे 4/3 पाई आर की घात 3। अभी जो आर है, जो त्रिज्या है, वो हमको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस आर के बदले में यहाँ हम क्या रखेंगे, 2, और यहाँ पर घात 3 है तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, घात 3। घात 3 का मतलब ये क्या है, 2 का ही 3 बार गुणा, ये 2 3 बार लिखाएगा। 4/3 गुणा पाई, अब क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, मैंने 2 को कितने बार लिख लिया, 3 बार, क्योंकि घात 3 लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, इसका गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो कितना आया यहाँ पे, 8 आया। 4/3 गुणा पाई गुणा 8। अभी देखिए ये अब क्या हो रहा है, इस 8 का इस 4 से गुणा हो रहा है, तो 8 चौक कितना होता है, 32, और बटे में 3 है तो मैंने यहाँ भी बटे में क्या लिखा, 3, और पाई का पाई रहने दिया मैंने। अभी क्या हो गया, घन सेंटीमीटर। तो हमको क्या मिला है, ये हर एक छोटे गोले का आयतन मिला है हमको। कितना, किसका आयतन मिला है, हर एक छोटे गोले का आयतन। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 64 छोटे गोले का आयतन। हमने पहले सिर्फ एक गोले का निकाला था, लेकिन यहाँ पे हमको 64 गोली मिलाना है ना, जो गोला गोला है जिसका त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, 64 गोले का निकालेंगे। हमको जब एक गोले का मिला है तो हमको क्या करना है, इस एक गोले के साथ हमको 64 का गुणा कर देना है, तो वो 64 गोले का हो जाएगा। देखिए मैंने 64 को गुणा कर दिया उस एक गोले के आयतन के साथ, जिसमें 32/3 था। तो अब क्या होगा, 64 का किससे गुणा हो रहा है, 32 से गुणा हो रहा है, तो कितना आ रहा है, 2048/3, और पाई का मैंने पाई लिख दिया, तो ये 64 गोले का आयतन हो गया। अब ये देखिए, माना बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या को मैंने बड़ा आर लिया है, कैपिटल आर लिया है। छोटे गोले की त्रिज्या मैंने स्मॉल आर से दिखाया था, और बड़े गोले की त्रिज्या मैंने किससे दिखाया हुआ है, कैपिटल आर से दिखाया हुआ है। अब प्रश्नानुसार बड़े गोले का आयतन बराबर 64 गोले का आयतन। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे छोटे गोले का बात हुआ, यहाँ पे भी छोटे गोले का बात हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बड़ा गोला, तो बड़े गोले की त्रिज्या जो है वो बड़ा आर है। अब क्या होगा, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस जो छोटे आर के बदले में हमें क्या लिखना है, बड़ा। ये देखिए ये छोटे आर के बदले में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बड़े आर की घात 3, कैपिटल आर है ना, 4/3 पाई आर की घात 3, ये बड़े गोले का आयतन है। अब 64 छोटे गोले का आयतन जो हमने यहाँ निकाला था 2048/3 पाई, तो मैंने यहाँ लिख दिया उसे। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमको जिसका मान निकालना रहता है वो हम क्या करते हैं, उसको हम अकेले रखते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो ये आर की घात 3 के साथ क्या है, एक तो पाई है और 4/3 है, तो जो 4/3 है वो इधर आके पक्षांतर हो जाएगा, जो अंश में है वो हर में चला जाएगा, जैसे कि, और जो हर में है वो अंश में, जैसे हर में 3 है तो ये 3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ये पाई जो ऊपर है वो, ये पाई कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ये जो 4 है जो ऊपर है वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया, है ना। ये जो 3 नीचे था वो ऊपर आ गया, और 2048 तो यही रहेगा।
ये वाला 3 नीचे, ये भी अपने जगह में ही रहेगा, और ये पाई जो है वो पाई यहाँ रहेगा। अब देखिएगा, एक नीचे पाई एक ऊपर पाई कैंसिल हो गया, एक नीचे 3 है एक ऊपर 3 है, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये देख 4 के पहाड़े से इसको करते हैं, घटाते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये देखिए 20 हुआ, ये वाला 20। अभी फिर ये 4 बस को लेते हैं, 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, एक बार में आता है, 4 एकम 4। अब फिर यहाँ पे 8 है, 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, तो कितना आया 512। तो r की घात 3 का मान कितना आया 512। अब ये देखिएगा 512 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 8 गुणा 8 गुणा 8 में तोड़ सकते हैं 512 को हम। तो अब देखिए किस में तोड़ा हमने, 8 गुणा 8 गुणा 8, अब गुणा करके देख सकते हैं, 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे 512। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमने क्या करना है, r की घात 3 है, तो यहाँ पे भी 8 कितने बार में लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जब 8 भी 3 बार लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको 8 की घात 3 लिख सकती हूँ ऐसे। अब यहाँ पे भी घात 3 है, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा, घात 3 भी हट गया। तब यहाँ पे हमको क्या मिला, r का मान कितना मिला 8 सेंटीमीटर। और ये जो बड़ा r है, कैपिटल R है, वो क्या है, बड़े गोले का आयतन है, सॉरी आयतन ही, बड़े गोले की त्रिज्या। यहाँ पे r क्या है, त्रिज्या को दिखा रहे हैं, तो r बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर। r यहाँ पे क्या है, अतः बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न को समझना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या बोला है, प्रश्न को हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलों को पिघलाकर जो छोटे छोटे साइज में है वो एक बड़ा गोला बनाती है। तो सबसे पहले हमको छोटे छोटे जो गोले हैं उसका पहले त्रिज्या हमें लिखना है, जो छोटा गोला है उसका पहले हमको आयतन निकालना है। आयतन निकालने के बाद अगर हमको पहले एक गोले का हमने निकाला, वो छोटे गोले का, उसके बाद हमको 64 छोटे गोले का निकालना था, तो जो हमारा उत्तर आया था उसमें हमको 64 से गुणा कर देना है। तो हमको 64 गोली जो छोटी गोली है उनका आयतन निकलेगा। अब बड़े गोले का आयतन और बराबर छोटे गोले का आयतन, तो ये देखिए दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर, तभी यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है, और मैंने r का मान, जो r को बस क्योंकि हमको त्रिज्या निकालनी है इसलिए r को मैंने यहाँ रखा है, बाकी सारे मान को मैंने पक्षांतर कर दिया है। अब जो कटा, जैसे पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा, 4 का 4 से कटा, 4 का 2048 से हमने कटाया है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और ये भी 4 एकम 4, 4 है तो 4 दूनी 8 ये हो गया। अब r की घात 3 बराबर 512, और r की घात 3 बराबर 512 को हमने किस में तोड़ा, 8 गुणा 8 गुणा 8 में, तो r की घात 3 बराबर 8 की घात 3, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे त्रिज्या जो है r का मान कितना आया, 8 सेंटीमीटर है। तो अतः बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है।